मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य वृषाली जैन की लिखी कहानी द ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस पार्ट 3। इस कहानी के पहले 2 भागों में आपने सुना अपर्णा दिल्ली से एक 1.5 साल की बच्ची नित्या को अगवा करके ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस से चेन्नई भाग रही है। सफर के दौरान हमें यह पता चलता है कि ये बच्ची दरअसल अपर्णा की अपनी ही बेटी है। क्यों करना पड़ा अपर्णा को अपनी ही बच्ची का अपहरण, और क्या अपर्णा नित्या को लेकर चेन्नई पहुंच पाएगी? सुनते हैं आगे। नित्या अपर्णा की गोद में बैठकर पोहा खा रही थी। पोहा खाते खाते ही सो गई। अपर्णा ने नित्या को अपने बगल में लिटाया और खिड़की का पर्दा थोड़ा सा ढाल दिया ताकि नित्या को रोशनी न चुभे। एक हाथ पर अपना सर टिकाए सीट पर लेटी अपर्णा नित्या को अपलक निहार रही थी। उसकी नित्या, उसकी बच्ची, जिसे उससे बेरहमी से छीन लिया गया था। और इस सब की शुरुआत हुई थी उसे एक फोन के साथ जो वहीं नागपुर में आया था। अपर्णा ने जिस रात शरद को अपने प्रेग्नेंट होने की बात बताई, उसी के अगले दिन उसके ऑफिस से फोन आया था। उस रोज वो शिव मंदिर गए थे। शरद ने समझाया था उसे, अपर्णा जाना जरूरी है दिल्ली, फिर हफ्ते भर की तो बात है, तुम्हें पुणे छोड़कर मैं निकल जाऊंगा सीधे, मुझे भी ले चलो ना। अपर्णा ने कहा था, मुझे अकेले नहीं रहना इतने लंबे टाइम। अपर्णा को जाने क्यों ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। अरे बाबा, यहाँ पुणे में सब रहेंगे, तुम्हारे काका काकी भी तो यही है ना, पर वहां दिल्ली में बिल्कुल अकेले हो जाओगी। मैं तो काम से देर सवेर लौटूंगा, समझो ना। नागपुर से पुणे लौटते ही शरद दिल्ली निकल गया था। अपर्णा से रोज रात को बात करता था, उसकी तबीयत पूछता था, उसने दिन भर क्या किया, क्या खाया, कहीं गई या नहीं, ऑफिस में ज्यादा काम तो नहीं कर रही, दवा वक्त पे ले रही कि नहीं। शरद को सब जानना होता था। यहां तक कि शरद खुद उसको दवा के वक्त फोन करके याद दिलाता था। सब बहुत अच्छा था। शरद और अपर्णा शुरू में एक ही ऑफिस के अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते थे, लेकिन जब शरद और उसकी शादी हो गई थी तो शरद ने अचानक ही ऑफिस बदल लिया था। उसका कहना था कि दोनों का एक ही ऑफिस में काम करना उनके लिए कन्वीनियंट नहीं होता। अपर्णा को ये लॉजिक समझ तो नहीं आई थी, लेकिन वो शरद के करियर में दखलंदाजी करके उसको बांधना नहीं चाहती थी। अपर्णा को ऑफिस अचानक वीरान लगने लगा था। एक दिन कहा था उसने शरद से, सुनो, मैं भी तुम्हारी ही कंपनी ज्वाइन कर लेती हूँ ना, क्या फर्क पड़ेगा, मुझे अब अपने ऑफिस में मजा नहीं आ रहा। शरद ने उसे समझाते हुए कहा था, नहीं अपर्णा, मेरा ऑफिस इतना आसान नहीं है, यहाँ स्ट्रेस भी ज़्यादा है, अब जिम्मेदारियाँ हैं मुझ पर, सेविंग्स की भी ज़रूरत है ना। मैं तो एक्स्ट्रा काम कर सकता हूँ, पर तुमसे इतनी मेहनत इस हालत में करने को नहीं कह सकता। तुम्हारा करंट जॉब बिल्कुल सही है, तुम चिंता क्यों कर रही हो। और इतना कहकर उसने अपर्णा को गले से लगा लिया था। पर उस दिन से सब सही कहाँ रहा था। ऐसा लगता था जैसे ट्रेन और फ्लाइट शरद का दूसरा घर हो गए थे। पुणे से मुंबई, नासिक, नागपुर और दिल्ली के न जाने कितने चक्कर लगने लगे थे। अपर्णा हर बार शरद को छोड़ने स्टेशन आती थी। ऐसा लगता था कि हर हफ्ते कम से कम एक बार तो अपर्णा का पुणे जंक्शन पहुंचना तय ही था। धीरे धीरे आदत होने लगी। प्रेगनेंसी में पढ़ना अपर्णा को और भी अच्छा लगने लगा था। सच कहा जाए तो शरद को स्टेशन छोड़ने और लेने जाने की इसी आदत ने उसे किताबों का और भी पीर बना दिया था। वहां व्हीलर वाले अंकल जी तो उसके पुराने दोस्त जैसे हो गए थे। ऐसा लगता था जैसे वो खुद किताबों की एक चलती फिरती दुकान है। फिक्शन चाहिए, कौन सी भाषा में, रोमांस या क्राइम, थ्रिलर या हॉरर। हॉरर स्टीफन किंग पढ़ा है, रोमांस, रिलेशनशिप, पर्लस बक, शरद चंद्र। 6 महीनों में अपर्णा ने किताबों से कम और स्टेशन पर व्हीलर की दुकान वाले अंकल से ज्यादा सीख पाई थी। उन 6 महीनों में अपर्णा ने अपनी एक अलग दुनिया बना ली थी। उसकी हालत देखते हुए अंकल उसके लिए चाय मंगवा कर पिलाते थे, कभी कुछ खाने को भी। पता ही नहीं चला था कि कब वो शरद के पीछे से अंकल और अपना लंच खुद ही बनाकर पुणे जंक्शन पहुंच जाती थी। ऐसी एक दोपहर जब वो लंच लेकर स्टेशन आई थी तो आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई थी। सामने शरद टहल टहल कर फोन पर बात कर रहा था। बहुत परेशान लग रहा था। शरद को उस वक्त पुणे में नहीं, नासिक में होना चाहिए था। अपर्णा ने आवाज भी दी, पर
शरद ने सुना नहीं। वो उसके पीछे भी दौड़ी, लेकिन 6 महीने की प्रेगनेंसी में कितना तेज चलती। वो बस इतना सुन पाई, फिक्र मत करो, मैं दिल्ली की फ्लाइट ले रहा हूँ यहाँ से, बस पहुँचता हूँ। तब तक व्हीलर वाले अंकल ने उसको देख लिया था। पसीना पसीना, सांस उखड़ी हुई, हाथ से टिफिन छूटने की कगार पर। अरे अपर्णा, संभाल संभाल, ऐसा काहे करते, ऐसी हालत में ऐसा नहीं करने का, बैठ। उन्होंने ही पानी पिलाया था, हवा करी थी। कुछ सांस लौटी तो उसने तुरंत शरद को फोन किया। फोन उठाते ही पूछा था, कहाँ हो? नासिक में, और कहाँ? अपर्णा कट कर रह गई थी। कब तक आओगे? अपर्णा, थोड़ी देर में मिलाता हूँ फोन, अपना ख्याल रखना। उस दोपहर अपर्णा से खाया नहीं गया। शाम को फोन आया था शरद का, और उसने कहा था कि नासिक की मीटिंग एक्सटेंड हो गई है, आने में वक्त लगेगा। उस दिन कुछ दरक गया था अपर्णा के भीतर। 2 महीने और बीते थे और अपर्णा इस हालत में नहीं थी कि साथ स्टेशन जा सके। व्हीलर वाले अंकल उसके लिए नई किताबें अब घर ही ले आते थे और उसे पढ़कर सुनाते थे। एक रोज उन्होंने पूछा था उससे, अपर्णा, कितना भरोसा है तुझको अपने पति पर? अपर्णा उनके कुछ और कहने के इंतजार में उनको देख रही थी। देख, कभी कभी दुनिया वैसी नहीं होती जैसी हम देखते हैं। आप क्या जानते हैं अंकल? अपर्णा ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। शरद कई बार एक औरत के साथ लौटता है और वो उसकी दोस्त से थोड़ी ज्यादा लगती है। नित्या की नींद ट्रेन के अचानक खुल जाने से रुक गई थी। उसके रोने की आवाज से अपर्णा की भी नींद खुल गई थी। कब बीते गुजरे कल को सोचते हुए उसकी खुद की आंख लग गई थी, वो जान ही नहीं पाई थी। अपर्णा ने खिड़की से झांक के देखा तो बल्हार शाह जंक्शन था। बल्हार शाह, जिसे अब बल्हारपुर कहा जाता है, महाराष्ट्र के सबसे अधिक औद्योगिक नगरों में से एक है। ट्रेन यहाँ भी 10 मिनट रुकने वाली थी। बगल की सीट पर अम्मा अपनी किताब पढ़ते पढ़ते सो गई थी। अपर्णा ने उनके हाथ से किताब ली और किनारे रख दी। उन्हें चादर उड़ाकर वो नित्या के लिए नीचे उतर गई। जब वो 5 मिनट बाद 2 कप चाय, समोसे और नित्या को लिए लौटी तो अम्मा उठी हुई थी। ट्रेन वापस चलने को ही थी। दोनों सीटों के बीच में बनी टेबल पर चाय और समोसे रखकर अपर्णा ने नित्या को भी बिठा दिया। अम्मा चाय देखकर ऐसे चहक उठी जैसे किसी बच्चे को मनपसंद टॉफी मिल गई हो। सर दुख रहा था और ये समोसे तो बहुत ही बढ़िया महक रहे हैं। समोसे ही तो बटे थे पूरे अस्पताल में जब नित्या हुई थी। शरद खुशी से पागल हो गया था। रसगुल्ले और समोसे लेके आया था वो, टोकरियां भर भर के। अंकल ने शरद और दूसरी लड़की के बारे में जो बताया था, उसके बारे में वो कोई सवाल शरद से नहीं कर पाई, क्योंकि अगले दिन शरद के लौटने के 10 मिनट बाद ही उसे तेज दर्द शुरू हो गए थे। नित्या 8वें महीने में ही पैदा हो गई थी। प्रीमेच्योर बच्ची थी, इसीलिए अपनी उम्र से छोटी लगती थी। डॉक्टर को तुरंत ऑपरेट करना पड़ा था। उस वक्त अपर्णा और नित्या दोनों की ही जिंदगियां खतरे में थीं। करीब 15 दिन बाद वो अपनी नित्या को अपने घर ले जा पाई थी। अपर्णा तब भी कमजोर थी। घर आते ही उस दिन उसने शरद से कहा था, शरद, आज जिंदगी का एक नया पन्ना लिखने जा रहे हैं हम। पुरानी सारी गलतियां, कड़वाहट हम वहीं छोड़ के एक नई शुरुआत करते हैं। पर अपर्णा क्या जानती थी कि किस्मत उसके नए पन्ने को इतना भयानक बना देगी। उसे याद था उस दिन जब वो बाहर बागीचे में आई, तब शरद दरवाजे की ओर पीठ किए किसी लड़की से बात कर रहा था और नित्या उस लड़की की गोद में थी। पल्लवी, तुम नित्या को लेकर तुरंत यहाँ से निकल जाओ। मैं पहुंच जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। पर विकास, अपर्णा को पता लग जाएगा, हम ये खतरा नहीं उठा सकते। विकास? अपर्णा बेहद उलझ गई थी। ये विकास कौन था? अपर्णा 3 साल में जब कुछ नहीं जान पाई तो अब क्या जानेगी? सुनो, हमारे पास नित्या है, हमें वो मिल गया जो हमको चाहिए था। तुम टाइम वेस्ट मत करो। तुम ही हो मेरी वाइफ पल्लवी। अपर्णा कभी कुछ साबित नहीं कर पाएगी। हमें बस नित्या को उससे दूर रखना है। वो लड़की नित्या को लेकर जा ही रही थी कि अपर्णा चीख पड़ी, मेरी बच्ची! शरद यानी विकास ने जैसे ही अपर्णा को देखा, उसने तुरंत 1 महीने की नित्या के साथ पल्लवी को भगा दिया था और कमजोर अपर्णा को जोरदार धक्का मारकर भाग गया था। अपर्णा बेदम होकर वहीं गिर गई थी।
उसके बाद के 1.5 साल सिर्फ अपनी बच्ची को खोजते बीता था। वो और व्हीलर वाले अंकल रोज सोचते, शरद की एक एक बात अपने दिमाग में दोबारा दोहराते और समझने की कोशिश करते कि आखिर ये लोग गए कहाँ। शरद की बातों में दिल्ली अक्सर आया करता था। अंकल ने भी शरद को दिल्ली की ही ट्रेनों से लौटते देखा था। अपर्णा ने विकास, पल्लवी और दिल्ली को जोड़कर सोशल मीडिया, सर्च इंजिन्स पर हर मुमकिन कोशिश की और एक दिन 6 महीने पहले उसे पल्लवी की एक तस्वीर दिखी, नित्या को गोद में लिए हुए। उस दिन जो सफर शुरू हुआ था वो आज तक जारी था। पहले उन लोगों को ढूंढना, फिर नित्या की जिंदगी में रोज एक एक कदम करके अपनी जगह बनाना, उसकी दोस्त एपी बनना, उसके स्कूल में 1 महीने का समर प्रोग्राम करवाना। झूठ पर झूठ बोले थे उसने। वो सब किया था जिससे अपर्णा को सख्त नफरत थी, पर उसने सब कुछ किया था अपनी बच्ची के लिए और आखिर में अपनी बिटिया को उस झूठ और छलावे की जिंदगी से दूर भी निकाल लाई थी। लेकिन सवाल ये था कि आखिर वो उसे कब तक बचा पाएगी। चेन्नई दूर तो था, लेकिन इतना भी नहीं कि कोई हाथ उस तक पहुंच ही न सके। एपी माम, नित्या ने उसका दुपट्टा खींचते हुए कहा तो अपर्णा मुस्कुरा दी। दिल्ली से जो तूफान उठकर आने वाला था उसमें वक्त था। अभी आज यहां उस ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस में वो सिर्फ अपनी बिटिया की थी। अपर्णा ने एक छोटी सी दुआ ऊपर आसमानों में भेजी और नित्या को फिर से गोद में बिठा लिया। दोस्तों, मेरी मंडली की सदस्य वृशाली जैन की लिखी कहानी द ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस का ये था तीसरा हिस्सा। क्या अपर्णा चेन्नई पहुंच पाएगी? क्या उसका पति, या जिसे वो पति समझती थी, उसे पकड़ पाएगा? और नित्या का क्या होगा? ये जानने के लिए सुनिएगा इस कहानी का चौथा और आखिरी हिस्सा, द ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस पार्ट 4।